बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। सुबह मैंने जिनकी कुंडली का लग्न चार्ट अध्ययन किया था उसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ, जहां नवमांश और दशमांश आपको मैंने दिखाया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और एक बात और है, अपने बच्चे को हमेशा ही जिस तरीके से उसको जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से उनके जीवन में हमेशा ही इस बात को शामिल करने का प्रयास कराइए कि प्रत्येक दिन अवश्य ही मंदिर जाना है। अगर ना हो सके तो कम से कम मंगल और शनिवार को तो अवश्य ही जाइए। नियत समय पे, निश्चित समय पे अवश्य जाना चाहिए। और अगर साथ में आप रोज जाते हो तो अपने साथ बच्चे को लेके जाइए, चाहे वो कितना भी छोटा हो और चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ऑफिस जाने के क्रम में भी अगर कोई मंदिर सामने से दिख जाए तो अवश्य ही जूते उतार करके कम से कम दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम कर लेने से सर झुक जाता है तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। शुरू करते हैं। आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, रजत जी की कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ, ये सिर्फ रजत जी की कुंडली नहीं हो सकती है, ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो सकती है कि अगर दशमांश कुंडली में लग्न कुंडली के भाग्येश की स्थिति दशमांश कुंडली के लग्नेश की बनती हो। इसका मतलब यहाँ की आपके लग्न कुंडली का जो भाग्येश बना वो दशमांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है। और गौर करने की बात है कि यहाँ भी गुरु और चंद्रमा केंद्र में है, यहाँ पे गुरु और चंद्रमा त्रिकोण में है और यहाँ पे गुरु और चंद्रमा केंद्र में है। इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी चिंतित करने वाला नहीं होना चाहिए और जातक को अभी से ही उसके जीवन में कभी भी अपने कर्म को लेकर के परेशान और व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और बताता हूं, राहु यहाँ एकादशवें भाव में बैठे थे कर्क राशि के। यहाँ राहु कर्क राशि के शनि के साथ थोड़ा बहुत दाम्पत्य में कभी कभी कमजोरी और मानसिक प्रलाप बढ़ता है। यहाँ भी राहु शुक्र के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि लग्नेश ही हैं जो उच्च के होकर के बैठे हैं। उच्च के ग्रह के साथ राहु के बैठने से व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र में वो जितनी ऊंचाइयां छूना चाहता है वो छू सकता है, क्योंकि यहाँ भी गुरु चंद्रमा के साथ है। व्यक्ति जहां भी होगा पदस्थ अधिकारी के तौर पे ही काम करेगा, वो कभी भी डिमोशन में नहीं जाएगा, वो जब भी होगा तो प्रमोट ही होगा। क्लियर है? नवमांश कुंडली के बाद जब आप देखते हैं तो यहाँ पे शुक्र का उच्चाभिलाषी होना और दशम भाव के अधिपति होकर के अपने मित्र की राशि में और लग्न के अधिपति शनि का लग्न को देखना, और गुरु का भी प्रभाव बढ़िया है। सूर्य यहाँ पे मित्र की राशि में, गुरु से केंद्र में, ये अवस्था कहीं ना कहीं अच्छी होगी। और अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाना व्यक्ति को विदेशों से ही कारोबार करना, विदेशों में ही स्थापित हो जाना, या विदेश में ही अपने संबंध घर से रखने के बावजूद व्यक्ति विदेश में रह करके अपना कारोबार, मतलब जो प्रोफेशनल करियर है वो जातक का बाहर रहे तो ज्यादा बढ़िया होगा। कारण उसका कि यहाँ भी सूर्य और बुध जन्म कुंडली में व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके काम करने वाला, फाइनेंस से जुड़ करके काम करने वाला, और व्यक्ति को अपने क्षेत्र में हमेशा ही अपग्रेड रहने के लिए कह रहे हैं, या फिर व्यक्ति अपडेट रहता है, क्योंकि शनि गुरु की राशि में और गुरु शनि की राशि में। ये परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। नवांश कुंडली में शुक्र जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं, क्षमा करें, पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं, और लग्न बना है मकर राशि का, जिसके अधिपति शनि अपने ही नक्षत्र में, यहाँ पे शनि जो है वो नवमांश कुंडली में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र, और कर्क राशि में बैठे हैं, शत्रु की राशि है। और वो चंद्रमा जो इस भाव के अधिपति हैं वो गुरु के साथ बैठे हैं जो 12वें के अधिपति हैं। तो सप्तम भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ भाग्य में बैठे। यहां से बैठने के का एक सीधा सा अर्थ ये होगा कि दाम्पत्य में जो कम्युनिकेशन है उसका प्रभाव हमेशा रहता है। दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं होता और व्यक्ति हमेशा ही अपने भाग्य को बल देने के लिए अपने पत्नी से भी पीछे नहीं होता, और पत्नी भी भाग्यशाली आती हैं, धार्मिक आती हैं, उनके पास कहीं ना कहीं से धर्म, दर्शन, जीवन, अध्यात्म, मनोनुकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कला, और साथ ही साथ व्यक्ति के पास अद्भुत क्षमता का और अद्भुत योग्यता का उसके पास जो है वो प्रभाव देखा जाता है। क्लियर है? गुरु और चंद्रमा का एक साथ नवमांश कुंडली में भाग्य भाव में बैठना व्यक्ति को कई तरीके से लाभ के संकेत देने वाला, जैसे धर्म, भाग्य, भाग्य में लाभ, और कई प्रकार के सुख, जैसे भौतिकीय सुख कह सकते हैं, और परिस्थितियों से निपटने में जाति का मतलब जातक की जो पत्नी है वो भी बड़ी ही प्रगल्भ होती है। क्लियर है? दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का उच्च का होना,
लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न को देखना, हर एक कुंडली में लग्नेश लग्न और स्थिति का बलवान हो जाना जातक की कुंडली को कई तरीके से श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने वाला। लेकिन यहाँ शनि और राहु का लग्न में बैठना, यहाँ शनि और चंद्रमा का लग्न में बैठना, यहाँ पे जन्म कुंडली में लग्नेश का राहु के साथ बैठना कई तरीके से व्यक्ति को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में या भ्रमात्मक स्थिति में रखने वाला। उसको चाहे कुछ भी दे दिया जाता है, कई बार वो डमाडोल ही अपने आप को महसूस करता है, उसके सवाल कभी खत्म ना हो और वो हमेशा ही अपने आप को किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ समाहित कर देता है। यहाँ पे मंगल जो है वो 12 में बैठ रहे हैं। और दूसरी बात, जन्म कुंडली में शनि राहु के साथ और शनि चंद्रमा के साथ प्रभाव और प्रकोपित कर रहे हैं। यहाँ भी शनि राहु के साथ, यहाँ पे शनि का गुरु के साथ चंद्रमा का परिवर्तन, ये बहुत अच्छा होगा। शनि के साथ गुरु का परिवर्तन ये बहुत बढ़िया होगा, इसे अच्छाई के तौर पे देखना चाहिए। पंचम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं और सुखेश के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम कर्म से ही, कर्म के बल पे ही सूर्य का केंद्र और त्रिकोण में होना अच्छा माना जाता है। उसके अतिरिक्त मैंने बात कही, दशम भाव के अधिपति यहाँ बुध अपनी राशि में बैठे हैं। यहाँ पे दशम भाव के अधिपति शनि परिवर्तन योग लगा रहे हैं और यहाँ पे दशम भाव के जो अधिपति हैं वो अपने मित्र की राशि में अपने भाव से पंचमस्त बैठे हैं। ये स्थितियां कर्म क्षेत्र के लिए जहां लाभदायक, वहीं यहाँ पे बुध कन्या राशि में और यहाँ बुध मकर राशि में। तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर यहाँ पे 6 नंबर में बैठे थे और वहां पे ये 10 नंबर में जा रहे हैं। मतलब त्रिकोण में गए ना, अपने भाव से 5 घर की राशि आगे बदल ली, इसे अच्छा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कर्म क्षेत्र हमेशा ही सुदृढ़ और मजबूत बना रहता है। उसके अतिरिक्त आपको और भी चीज दिखाता हूं, देख के जाइए। दशम भाव के अधिपति बुध चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल मित्र की राशि में बैठे हैं। और यहाँ पे वही मंगल जो है वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, जन्म कुंडली में दशमांश चैप्टर में बुध कहाँ, मंगल कहाँ है, दशमांश कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि के यहाँ बैठ रहे हैं। मंगल यहाँ है, छूट गया है, मंगल यहाँ स्वग्रही और गुरु और मंगल का एक दूसरे से केंद्र में आना। ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझा देता हूं। दशमांश लग्न कुंडली में जो दशम भाव के अधिपति हैं वो चित्रा नक्षत्र में बैठे, जिसके अधिपति मंगल मित्र की राशि में, और वो मंगल दशमांश कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति के जीवन का जो डेली रूटीन है वो कभी भी ना तो यहाँ पे कमजोर होगा क्योंकि यहाँ के अधिपति इसको देख रहे हैं, और ना तो यहाँ पे कमजोर होगा। अगर कल को व्यक्ति अपने मन का, अपने बल पे, अपने नियम से कोई व्यवसाय भी स्थापित करना चाहे तो अवश्य ही कर सकता है। हालांकि उसके लिए एक बार व्यक्ति को अवश्य ही अपने दशाओं पे चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी दशा में आप जी रहे हैं। अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान से बुध का संबंध बन रहा हो तो व्यक्ति व्यवसाय अवश्य ही कर सकता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति का संबंध चंद्रमा से अगर बन रहा हो तो व्यक्ति अवश्य ही बड़ा व्यवसायी बन सकता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति से गुरु का संबंध अगर बन रहा हो तो व्यक्ति अवश्य ही पद पे काम करता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान पे अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति अवश्य ही नौकरी कर लेता है। ये सारी ही स्थितियां जातक की कुंडली में घटित होते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, ये पदस्थ हैं, अधिकारी हैं और बैंक में काम करते हैं। यहाँ सूर्य और बुध आप देख रहे हैं, यहाँ गुरु और चंद्रमा देख रहे हैं। यहाँ गुरु और चंद्रमा, शुक्र और शनि और चंद्रमा का विषदोष इनके जीवन को प्रभावित करता है। टोटल तरीके से अगर बताऊं तो आपकी कुंडली में राहु और केतु को छोड़ करके बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में हमेशा ही धन दान दायक, धन के दाता ही बनेंगे। उनकी डिग्री कुछ ऐसी बनी है कि वो हमेशा ही आपको देते ही रहेंगे, सिवाय मानसिक शांति के, जिसके लिए आपको निश्चित रूप से अभी की दशा के हिसाब से लाजवर धारण करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, देवी कवच का पाठ कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी एक मंत्र का जप, चाहे वो गायत्री हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो गणेश जी का मंत्र हो, चाहे वो किसी का भी मंत्र हो, मैं समझता हूं कि कोई भी मंत्र आपको अवश्य ही अपने जीवन में रख लेना चाहिए। अब आपकी कुंडली में मैं और भी इसको समराइज करता हूं और भी ज्यादा डीप लेके जाता हूं। जैसे बल के आधार पर आपकी कुंडली में आपको संतति का सुख अवश्य ही बहुत बेहतर है, उसमें कभी भी आपको नाराजगी उनसे नहीं रहेगी, और संतति बुद्धिमान होने के साथ साथ आपके करियर को ऊंचाई देने वाली हो रही है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में माता पिता के लिए अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में माता से
और पिता से, दोनों से ही हमेशा लाभ के संकेत मिलेंगे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में माता को थोड़ा बहुत कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में देखते बन रहा है। आपकी कुंडली में वाहन और भूमि वाहन का सुख बिल्कुल निश्चित रूप से है और उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। व्यक्ति अपने वाहन से ही अपना काम करते देखा जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में हमेशा ही गुरु, हमेशा ही चंद्रमा, हमेशा ही सूर्य, हमेशा ही शुक्र, हमेशा ही बुध बलवान है और इनका बल आपको हमेशा मिलता रहेगा। थोड़े कमजोर मंगल, थोड़े कमजोर राहु, थोड़े कमजोर शनि और थोड़े कमजोर केतु, ये आपको थोड़ी थोड़ी कमजोरी के साथ परिणाम देने वाले बनेंगे। क्लियर है? अब आपको एक अलग दृष्टिकोण देता हूं, लग्न और नवांश पे एक अलग झांकी प्रस्तुत करता हूं। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना और यहाँ पे सिंह राशि का होना, ऐसी अवस्था में कि बुध और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में कई बार वात, पित्त और कफ से संबंधित समस्या देने वाला बन सकता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति शुक्र वृश्चिक राशि के, यहाँ पे वो शुक्र कुंभ के हो रहे हैं, इस वजह से शुक्र की दशा भी अल्टीमेटली अच्छी जाएगी। तृतीय भाव के अधिपति मंगल सिंह राशि के, यहाँ पे जाकर के वो मिथुन के हो रहे हैं और बुध के नवांश में मंगल का जाना हमेशा ही सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट होता है, इसलिए जितना परिणाम मंगल ये यहाँ करेंगे उससे बिल्कुल भी कम ये यहाँ नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बुध की दशा भी आपके लिए अच्छी जाएगी, मंगल की दशा, क्षमा करें, मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी। आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत होगी पर बाद में वो आपको देकर के ही निकलने वाले होंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु कन्या राशि के, थोड़े कमजोर लेकिन राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से अच्छी होगी बात। और यहाँ पे गुरु कन्या राशि के, ग्रह वर्गोत्तम तो बलवान और हमेशा ही बेहतर। क्लियर है? पंचम भाव के और छठवें भाव के अधिपति शनि लग्न में कन्या राशि के, मित्र की राशि में, यहाँ पे वो शत्रुगत हो रहे हैं, इस वजह से शनि की दशा थोड़ी बहुत कमजोरी वाली बन सकती है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य और थोड़ा बहुत आलस्य, ऋण वगैरह की स्थिति न बने और कोशिश करें कि शनि की दशा में कोई ऋण वगैरह का लेन देन न करें, धन का आदान प्रदान न हो। क्लियर है? सप्तम भाव के अधिपति होते हैं गुरु, के बारे में मैंने चर्चा करी। अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी। नवम भाव के अधिपति होने के साथ साथ धन भाव के अधिपति शुक्र के बारे में मैंने चर्चा करी। दशम भाव के अधिपति होने के साथ साथ लग्न के अधिपति बुध के बारे में मैंने चर्चा करी, यहाँ पे स्वास्थ्य वाली बात। और एकादशवें भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में कन्या राशि के, शुभग्रह की राशि में शुभग्रह होकर के और जन्म कुंडली में यहाँ पे वो कन्या के बन रहे हैं, इस वजह से गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं। हर जगह वो एक साथ है। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जहाँ तक कभी भी आलसी न हो, कभी भी बुद्धिहीन न हो, कभी भी बड़े गुरुजनों का अनादर करने का भाव न रखे, हमेशा ही व्यक्ति बुद्धिमान, श्रेष्ठ, यशस्विता का गुण रखने वाला, परोपकारी और बड़े ही बुद्धिमता से, सरलता से सबके सामने पेश होने वाला, सबका आदर करता हुआ, धर्म और धर्म का रक्षक बन करके समाज को कुछ न कुछ देने के बारे में विचार करता है। क्योंकि दशमांश कुंडली में सूर्य और बुध का होना, लग्न कुंडली में के बाद नवमांश कुंडली में भी एक साथ आना, ये व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण और धार्मिक नेचर का पालित पोषित करने वाला बना देते हैं। अब एक बात और बताता हूँ, दशमांश कुंडली में जब आप गुरु और चंद्रमा को दशम स्थान में देखेंगे तो इसे किसी न किसी तरीके से मैं ये ठप्पा लगा सकता हूं कि कुंडली कर्म क्षेत्र के लिए आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति नवम में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं जो तो कि धन के अधिपति हैं, यानी कि चतुर्थ और धन ये दोनों एक साथ भाग्य में बैठ रहे हैं। यकीनन ये बात मैं आपको बता दूं, कभी भी धन को लेकर के चिंता मत करिएगा, ये बात याद रखने वाली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपके लिए नक्षत्र वगैरह बता देता हूं। श्रीमान, आपके लिए हमेशा ही हस्त नक्षत्र अच्छा हो सकता है, चित्रा थोड़ा कमजोर, स्वाति बढ़िया, पुनर्वसु बढ़िया, पुष्य बढ़िया। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में रेवती भी अच्छा है। लग्न, नवांश और दशमांश, ये बात मैंने आप लोगों से कही कि कभी भी अपनी कुंडली में दशमांश कुंडली को देखने का तरीका अलग होता है। वस्तुतः आप इसको लग्न कुंडली की तरह ही देखते हैं, पर इसके अंदरूनी मामले जो हैं वो कई बार मैं आपको नहीं बता रहा, आपको सिर्फ मैं फलादेश करने के तरीके से बता रहा हूं कि किस तरीके से उसको कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, किस तरीके से उनको पैरेलली देखा जाता है, और वस्तुतः दशमांश बनाया कैसे जाता है, इस पे एक अलग कार्यक्रम पेश करूंगा जल्दी ही। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक ले इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। मैंने बात कही है, हमेशा ही अपने बच्चों को मंदिर जाने की आदत से रूबरू कराइए, क्योंकि नहीं ऐसा हुआ तो आने वाले समय में सनातन धर्म निश्चित रूप से विचार करने के श्रेणी में चला जाएगा। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।